गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने एक नए पहलू की ओर ध्यान दिलाया कि जहां जहां जातियां नहीं थी वहां सब कुछ पूरा नष्ट हो गया, पूरी संस्कृति समाप्त हो गई, पूरा कन्वर्जन हो गया। आप बचे क्योंकि आपके यहाँ जातियां थी। और एक तथ्य ये भी मुझे ध्यान नहीं है, किसी से एक वक्त मेरे मित्र ने मुझे बताया, कहा देखिए जहां जहां जातियां भारतवर्ष में कमजोर थी, यानी जहां बौद्ध आ गए वहां जातियां उन्होंने खत्म कर दी, वहां बहुत तेज कन्वर्जन हुआ। तो पूरा अफगानिस्तान देख लीजिए, कन्वर्ट हो गया। लेकिन जहां जहां जातीय संरचना बहुत ठोस और बहुत मजबूत थी वहां कन्वर्जन नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा एक नया आयाम है जाति व्यवस्था का। और मुझे लगता है कि जो इसको टारगेट किया गया कि नहीं जाति को नष्ट करो, इसको खत्म करो, ये टारगेट भी इसीलिए बनाया गया कि इसको भारत को तोड़ने में, इसको नष्ट करने में ये सबसे बड़ी बाधा थी। दो मैं देखता हूं कि भारत की जो रीढ़ रही है, दो व्यवस्थाएं हैं, एक जाति व्यवस्था है और दूसरा परिवार व्यवस्था है। इन दोनों को टारगेट किया गया है, दोनों पर प्रहार हो रहा है। मैं विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि जातियों को लेकर क्या विद्वेष का ही वातावरण हमारे देश में रहा है, सद्भाव का भी कुछ इतिहास मिलता है, कैसा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में और जातियों की आवश्यकता के बारे में मैं उनसे निवेदन करूंगा कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद रवि जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री रामेश्वर मिश्र जी, मेरे आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, डॉक्टर आनंद वर्धन जी और शैलेंद्र कुमार जी जिनको अभी हमने सुना, रितेश जी जो संचालन कर रहे हैं और सुबोध जी। आज का जो विषय जब रवि जी और श्याम जी मेरे पास आए तो मुझे अच्छा लगा कि यह विषय में, क्योंकि आज की राजनीति में मैं सक्रिय हूँ, तो इस विषय के बारे में जितनी चर्चा वहाँ होती है, वैचारिक लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे सुनने को भी मौका मिलेगा और कुछ अपनी बात कहने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैंने इस विषय पे और कुछ पढ़ के देखने की कोशिश करी कि और लोगों के क्या विचार हैं, आजकल क्या चल रहा है, कुछ इस विषय पे जो सोचते हैं बोलते हैं जिनके नाम है उनके क्या विचार हैं, और अम्बेडकर जी के भी किस थोड़ी बात उन्होंने कैसे दलित संघर्ष जो विमर्श की बात है उसको कैसे आगे बढ़ाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने प्राप्त की। मैं जो सब्जेक्ट है उस पर बात अपनी संक्षिप्त में जरूर रखूंगा। यह जो है जातीय सद्भाव, भूत वर्तमान और भविष्य। तो मुझे लगता है कि जितनी बात यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने कही कि हमारे देश में जाति जो संस्था है, वो जो इंस्टीट्यूशन एज ए कास्ट है, वह यूनिक है हमारे देश का और हमारी संस्कृति की पहचान भी है। और वह यूनिकनेस हमारे ऋषियों ने बड़ा सोच समझ के उस समय की परिस्थितियों को और समाज के संरचना को ध्यान में रख के बनाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे एक दो बार मैंने मनुस्मृति के बारे में भी बहुत लोगों को चर्चा करते हुए देखा और सुना। मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी कोई बहुत मनुस्मृति को गहन अध्ययन किया होगा जो जनरल डिबेट में आते हैं, मुझे नहीं लगता। और क्योंकि वह एक प्रासंगिक समय का ग्रंथ है, आज उसकी कितनी प्रासंगिकता है, आज उसमें से कौन से पोर्शन लेने हैं, उसके ऊपर डिबेट करने से सद्भाव कोई बहुत बढ़ जाएगा भविष्य के लिए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक ग्रंथों के हमारे वेदों की बात है या हमारे जो पुराने ग्रंथों की बात है, उस हिसाब से यह लगता है कि पुराने समय में जातिगत कोई संघर्ष
ऐसा कोई भाव कहीं आपस में जाति के लिए नहीं था, और यह जो स्ट्रक्चर जो बना था या जो था वह उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए था। तो भूत के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या चर्चा करनी चाहिए, उसके लिए हमारे देश को सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब वर्तमान और भविष्य के लिए ज़्यादा विचार रखना चाहिए। तो जो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट के एरिया हैं, 2-3 पॉइंट, उनको अगर हमें आज के समय में जरूर सद्भाव में कोई कमी है, जातिगत सद्भाव में, नहीं तो जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम कई जगह पे कहते हैं वह इसीलिए होता है कि कुछ उसमें वीकनेसेस आ गई हैं उस पूरे स्ट्रक्चर में। उसको पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वह अपनी उसको लीवरेज करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पॉलिटिकल पावर को और स्ट्रेंथन करने के लिए। यह भी वर्तमान की सत्य बात है कि कुछ उसमें कमियां हैं जातिगत समीकरणों में, जातिगत स्ट्रक्चर में, जिसको कुछ लोग अपने पॉलिटिकल पावर को यूज एम्पावर करने के लिए या लीवरेज करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वह हमें वर्तमान में ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर हम उसको दूर कर पाए तो भविष्य में यह सद्भाव को हम कम कर पाएंगे, जो दुर्भाव व्यवहार है वो कम होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। 2 चीजें कॉन्फ्लिक्ट निवारण में आवश्यक है, एक तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, कमियों को आइडेंटिफाई करना, और दूसरी इस बात को भी मान के चलना चाहिए कि भारत से जाति को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर इतनी पुरानी और इस तरह की हमारी सोच है। तो जाति की जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारी यूनिकनेस है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसकी कमियों को कम करना चाहिए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर हैं कि एक तो जैसे रामेश्वर जी ने भी कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, मुझे लगता है वर्ण और जाति को इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं। वर्ण के ऊपर बहुत, चाहे गीता में भी कहा गया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, और वहां कहीं भी, और जाति जो है वो सब कास्ट और इस तरह का, उसके अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर जाति को जो हमने इंटीग्रेट किया, जातियां हजारों हैं, कई सौ जातियां हैं, और उसको हमने जब बाइफरकेशन किया 4 वर्णों में काम के हिसाब से या उसकी लाइकिंग के हिसाब से, तो वह कुछ इंटरचेंजेबिलिटी आ गई। उसमें बहुत फिक्स स्ट्रक्चर कोई हमारे समाज में उस तरह का धर्म ग्रंथों में नहीं बताया। चातुर्वर्ण के ऊपर तो वो बहुत सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, और इस हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से तो बहुत स्पेसिफाई बाइफरकेशन किया है। लेकिन कौन सी जाति किस वर्ण में आएगी, तो वह उसके लिए कोई लूज स्ट्रक्चर है, और वह बहुत बात का है, तो उसके कारण वो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। यह बहुत आराम से बात ध्यान में मुझे आई है। और सिविल सोसाइटी वर्सेस पॉलिटिकल सोसाइटी, ये 2 बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गई है जातिकरण सद्भाव को खत्म करने के लिए। सिविल सोसाइटी में जो है, सिविल सोसाइटी यानी जो समाज शास्त्र है या समाज जो है, उसमें जाति का बहुत महत्व है। लेकिन पॉलिटिकल सोसाइटी में ना, वहां पे या केवल एक जाति जो है, इट हैज बिकम अ मीन्स ऑफ कैप्चरिंग पावर। सिविल सोसाइटी इट इज अ मीन्स ऑफ हार्मनी, मेरा को जो लगता है। सिविल सोसाइटी ने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको परिधि में जातियों को, वर्ण को बांध दिया, और इट वाज क्रिएटेड, दिस स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड टू क्रिएट हार्मनी इन द होल सोसाइटी। और लेकिन पॉलिटिकल जो सोसाइटी है उसने they have used this caste system as a means of capturing power। यह बात एक कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा मुझे पहलू लगता है। The difference between civil society and political society, और the issue of वर्ण व्यवस्था और जातिगत समीकरण, ये मुझे लगती है जो बातें जरूरी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आने के समय में अगर हमें इस इंस्टीट्यूशन को बचा के रखना, आगे करना है, सद्भाव को भविष्य में भी लेके जाना है, तो अनटचेबिलिटी, जबकि मुझे नहीं लगता जब भी हर किसी से भी चर्चा करें तो जो जातिगत स्थिति में अनटचेबिलिटी हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी सब लोग कहते हैं। मैंने खुद तो वेद कभी नहीं पढ़े, लेकिन जितने मैंने सन्यासियों के साथ रह के उनके साथ मेरा जो चर्चा हुई है, उनके प्रवचन सुने या उन बातों में
जब देखा है तो अनटचेबिलिटी को किसी ने कहा है कि अनटचेबिलिटी एंटी ह्यूमन है, और हमारे देश में कभी पुराने समय में अनटचेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज बीच के समय में चाहे वो अंग्रेजों को उसका हम कुछ कहें या कुछ भी कहें, किसी कारण से आया, हमारी कमजोरी थी, अंग्रेजों की सत्ता की लालसा थी, या उन्होंने उसको चीज़ों को मैनिपुलेट किया, लेकिन अनटचेबिलिटी इज टू बी रिमूव एट ऑल। ये इसको सबने मान के चलना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे मैनुअल स्कैवेंजर्स है। अभी मैं परसों शिलोंग में गया था, तो वहाँ पे इतना बड़ा एजिटेशन हो रहा है, यहाँ से कुछ सिख कम्युनिटी लोग जो वहाँ लेके गए, अंग्रेजों ने वहाँ पे उनको एक काम करने के लिए वहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी की तरह बना के उनको किया। 150 साल हो गए, उसके बाद आज वो इतनी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन दे डोंट हैव ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, उनके कई तरह के वहाँ पे पूरी तरह हनन किए जाते हैं, तो उनमें तो अनरेस्ट होगा ही, चाहे उसको आप जाति का नाम दीजिए, चाहे कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन दीजिए, लेकिन उस चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, वह उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे लगती है कि बाई बर्थ, यह भी जो धीरे धीरे आ गया कि बाई बर्थ होता है, इसका पता नहीं है, धर्म ग्रंथों में कहीं किसी ने कहा है कि ये जो जातिगत है, ये वर्णाश्रम की जो पद्धति है वह धर्म के अनुसार, ये बर्थ के अनुसार है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि इसको अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, नहीं बाई बर्थ ही अगर आपको ये मानना पड़ेगा, तो फिर क्योंकि किसी का आज की डेट में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है तो परसेप्शन, एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ते हैं, किसी का इंटरेस्ट बढ़ता है, डाइवर्सिफाइड फील्ड में लोग जाना चाहते हैं। तो अगर हमने इसको बर्थ से रेस्ट्रिक्ट किया तो सद्भाव और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करेगा। और अपर लोअर कास्ट को जो डिग्निटी ऑफ लेबर के साथ भी लेना चाहिए, एवरी लेबर हैज एन इक्वल डिग्निटी, एनी वर्क। तो जो अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो हम डिबेट में जनरली चर्चा में ले आते हैं हमारे लोकल नरेशन में, उसको भी हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, उसको उस बाइफर्केशन को अपनी सोसाइटी में, अपने नरेशन में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मनुस्मृति जैसे कहते हैं कि 14 मनवंतर थे अलग अलग टाइम में, तो यह जो एक टाइम एट प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन, वह बदल सकता है, उसको बदलना भी चाहिए, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चेंज करना चाहिए। और जहाँ तक बेनिफिट्स हैं जाति की, क्योंकि मैंने कहा कि जातिगत जो विभाजन है वो कभी हट नहीं सकता, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें बेनिफिट्स जो मुझे लगे नजर आए वह हमारे ध्यान में आने चाहिए। वह बेनिफिट्स हम लीवरेज करेंगे तो हमें इसके आगे सद्भाव बनाने में और आसानी होगी। वह है कि ये ग्रुप सिक्योरिटी, आइडेंटिटी जब हम आप क्रिएट करते हैं, मैं 36 सेक्टर नोएडा में रहता हूँ, तो हमें लगता है कि अरे मेरे सेक्टर का आदमी, एक सिक्योरिटी का भाव आता है। तो दैट आइडेंटिटी इटसेल्फ गिव्स ए कम्युनिटी का जो सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है। अगर हम भारत विकास परिषद से जुड़े हैं, हम भाजपा से जुड़े हैं, कोई किसी संगठन से जुड़े हैं, ये जो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हैं या रामदेव जी के साथ जुड़े, तो एक कम्युनिटी में एक सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, कोऑपरेटिव की फीलिंग आती है। ऐसे ही जाति के साथ भी यह होती है, तो यह एक बेनिफिट है। सेकेंड थिंग इज प्रोफेशन की कंटिन्यूटी भी इसके साथ आसानी से होती है। स्पेशलाइजेशन का समय बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर का ही पेशा करता है। तो इसी तरह जो रिमोट रूरल एरियाज में ऑक्यूपेशंस थे उसमें जाति के साथ जुड़ गए, तो वह भी एक बेनिफिट के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ है उसको, और वह समाज को फायदा ही उस चीज़ का होता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आइडेंटिटी, प्रोफेशनल कंटिन्यूटी एंड सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, यह जाति के साथ आती है। उस चीज़ को अगर हम मान के चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसको और लीवरेज कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चर्चा में जो कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू जो आता है कि रिजर्वेशन के ऊपर भी काफ़ी जातिगत समीकरण के जाति के ऊपर विद्वेष फैल रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ। तो लेकिन अभी जो लगता है आज को हम लोगों को इसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो इस चीज़ को कि रिजर्वेशन इज ए, चाहे इविल होगा बट इट इज ए नेसेसरी इविल, इट इज नीड ऑफ द आवर, दिस हैज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। तो यही बात मैं कहना चाहता था। और मुझे एक बात और लगती है कि जब इन द करेंट स्टेटस ऑफ दिस इशू, जो प्रॉब्लम के कास्ट के ऊपर प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं, तो जो इसको
अपोज करते हैं, यानी सद्भाव नहीं है, जाति अपने आप में सद्भाव को खत्म कर दी है, वह तो करंट स्टेटस के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते वह उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं कि वेदों में या हमारे धर्म ग्रंथों में कभी ऐसा नहीं था। तो वह डिबेट आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं और इसलिए आप अननेसेसरी नरेशन और डिबेट में फंस गए। वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम and one person is talking of the current time. There is no overlap of the time period and then you are discussing, तो वो unnecessary conflict होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सद्भाव को बढ़ाना है तो रिमूव करंट एक्सप्लॉयटेशन, तीन चार बातें मुझे लगती हैं वह जरूरी है आगे इस बात को बढ़ाने के लिए, सद्भाव समाज में कैरी और करने के लिए। जो भी मैंने तीन बातें की हैं उसको एक्सेप्ट करके समाजशास्त्रियों को दैट एरियाज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो कि लीवरेज किए जाते हैं पॉलिटिकल डिबेट में, उनको हटा देना चाहिए। और ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि एज एन इंस्टीट्यूशन दिस इज गोइंग टू स्टे इन द कंट्री एंड बर्थ के हिसाब से इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हटा देना चाहिए। और एजुकेशन, द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से इज, अगर एजुकेशन, अगर एम्पावरमेंट के तरीके जैसे रिजर्वेशन के या समाज में समानता लाने के लिए कई चीज़ों की बात है, तो एजुकेशन जो मीन्स है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर। एजुकेशन इज वन एरिया थ्रू विच यू कैन बेटर एम्पावर। अगर आप किसी को कितनी ज्ञान देंगे, कितनी बातें करेंगे, उसकी बजाय उसको आप पढ़ा देंगे तो वो अपने आप अपने विकास और स्वाभिमान और आत्मविश्वास के रास्ते निकालेगा। तो जितना एजुकेशन हमारे समाज में बढ़ेगा उतना ही हम आपस में जातिगत विद्वेष को कम कर पाएंगे। यह कुछ बातें थी जो मेरे ध्यान में आई, मैं आपके सामने अपनी बातों को मुझे रखने का मौका दिया। मैं सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज, सभ्यता अध्ययन केंद्र का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ रवि जी, श्याम जी और सब अपने मित्रों को कि मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया और आप लोगों को सुनने का मौका दिया। धन्यवाद। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।